इसको एप्लीकेशन दें, उसके बाद किसको एप्लीकेशन दें, ऐसे ही घूमते रह जाते हैं गोल 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 गोल. एंड लॉयर्स these days, you know, they are always after money. They just want to make money and they will misguide you like anything. So that's why we have organized this session कि आप misguide ना हो और एक सही रास्ता जो है वो आपको पता चले कि आपके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनमें आपको कैसे प्रोसीड करना है अपने मैटर्स को लेके. दिस इज द पर्पस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ममता मैम, क्लियर हुआ आपको पर्पस? यस मैम. यस मैम, थैंक यू. इशू तो सर मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आप ही को इनवाइट करती हूँ. थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू प्रोसीड विद द डिपार्टमेंटल केसेस और मैटर्स. आई वुड लाइक टू प्लीज. सभी लोगों से गुजारिश है कि माइक अपने ऑफ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए. स्टॉप योर माइक. गरिमा शर्मा मैम, आपका माइक जो है वो ऑन है. ला दो, इसको रख देते हैं. जी सर. अभी बारिश का मौसम हो रहा है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक. आई थिंक देयर इज सम इशू विद योर फोन और यस, नो वॉइस. या नो वॉइस इज देयर. प्लीज चेक. स्टिल नो वॉइस सर. चेक कर रहे हैं वो. ओके मैडम, थैंक यू. Just wait for 1 or 2 minutes. He is checking. I think there is some issue with the mic. Sure. निकल गया. आपको तो बड़ी खांसी रहती है. आदत खराब है. मेरे को रात को नींद नहीं. 2 बजे ये बता देती है. फिर को सुलाने के बाद खांसती रहती है. नहीं बेटा, कर लेना नहीं. सर फोन से कनेक्ट कर लीजिए अगर लैपटॉप पे कुछ इशू है तो. एक्चुअली मैं मूक बधिर पाठशाला में पढ़ी नहीं हूँ तो आई एम अनेबल टू गेट व्हाट आर यू सेइंग. सो सेम विद एवरीवन मैम. he is now connected with his phone, I think. बंद कर दो. बंद. पहले मच्छर हो रहे हैं. बंद कर दो. Am I audible now? Yes sir, now you are audible and now यहाँ से कर दो बंद. you are like sounding like you are in a hollow room. तो दूसरे वाला आप बंद कर दीजिए. हाँ, मैं इसको लॉग आउट कर दूँ. इको हो रही है सर आवाज ना, तो दूसरा वाला जो बंद कर दीजिए. हाँ अब ठीक है. नाउ इट्स ठीक है. जी सर बिल्कुल. अच्छा मैडम, देखिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से जो है वो वेल वर्स्ड रहे, फेमिलियर रहे. इसलिए कि जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं होती है जी. लेकिन जैसे ही छोटी सी गलती होती है, अगर आपके सुपीरियर ऑफिसर्स कंसिडरेट हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर वो कंसिडरेट नहीं है, वो आपको जो है आगे किसी भी सुधार का कोई मौका नहीं देना चाहते हैं, एंड इफ दे डिसाइड टू मूव अहेड विद द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, वहां पे सर्विस जो है वो एक बोझ की तरह लगने लगती है. बिल्कुल. और उससे कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल होता है. जी. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सर्विस लॉ है वो प्रो सर्विस ज्यादा है एज फार एज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न्ड. ठीक है. जैसे हमारी आज की मीटिंग या वर्कशॉप कह लीजिए, उसका जो सब्जेक्ट है फॉर्मल लीगल एड इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मशीनरी है, जो मैनेजमेंट है, उसके पास हर तरह का एड है. वो वहीं से देख लेंगे सारा. लेकिन जो एक्यूज्ड होता है, चार्ज ऑफिसर होता है या डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय होता है, वो ऑल अलोन रहता है. उसकी मदद करने वाला एटलीस्ट जो है खुल के मदद करने वाला कोई नहीं होता. बिल्कुल. और सर टीचर तो वैसे निरीह प्राणी होता है
उसके पास जो है संपत्ति भी कुछ ज्यादा होती नहीं है, तो जी। एडवोकेट्स को देने के लिए पैसों की भी थोड़ी अभाव ही रहता है हम लोगों के पास। बहरहाल परेशान हो आप जाते ठीक हैं कह लोग। रही हैं। ऐसे नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय जो है वो लिटरली जो है एक तरह से कालिदास के रूप में एक्ट करने लगता है। उसे पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लिटरली जो है वो उसी डाल को काटने लगता है जिस पे वो बैठा होता है। अनजाने में उसे लग रहा है कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा है अपने लिए, लेकिन जो है उतना अच्छा कर नहीं पाता है। ठीक है, और प्रोविजंस भी इसी तरह के बने हुए हैं। जैसे आपका जो है सीसीए रूल्स जो है उसमें रूल 14 जो है अपनी टी शर्ट ले आओ पहनने के लिए। उसमें आप कपड़े की दवाई लो ना। लीगल एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको हायर करना चाहते हैं तो आपके पास जो है केवल एक कंडीशन है कि आपका जो पीओ है अगर वो लीगल एक्सपर्ट है या आपका प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो लीगल एक्सपर्ट है तो आपको एक ऑप्शन उपलब्ध है कि आप किसी जो है लॉयर को या किसी अन्य लीगल एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हायर करने को नहीं मिलता है, आप देखिए कि डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें कुछ रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब तक जो है डिपार्टमेंटल एम्बिट में कोई चीज चल रही है सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय करके और जो दूसरे एविडेंसेस होते हैं उसको एड्यूस करके प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं। कई बार जो है चार्ज ऑफिशियल एक्सोनरेट हो जाता है और कई बार जो है वो ब्लेम वर्दी होता है जिसमें उसको मेजर या माइनर पेनल्टी जैसा भी होता है वो मिलती है। ठीक है, लेकिन जब यही प्रोसीडिंग्स मान लीजिए डिपार्टमेंटल एम्बिट में आपकी जो है अपील में, रिवीजन में, रिव्यू में आपके फेवर में नहीं आती, तब आप जाते हैं लिटिगेशन में। जब आप लिटिगेशन में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो आपकी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है ये स्वयं भी एक रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट बन जाता है। सारी प्रोसीडिंग्स आगे की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है वो डिपेंड करती है आपके इन्हीं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे, जिसको आप बाद में बदल नहीं सकते। तब हमें इस बात का एहसास होता है कि काश हम उस समय थोड़ा सा अवेयर होते जो सामान चाहिए तो हम अपने केस को और अच्छा बना सकते थे। मामा का फोन आया था। तो नो डाउट कि आपके पास कपड़े कर लो लीगल प्रोफेशनल को हायर करने के जो फॉर्मल जो एवेन्यूज है वो नहीं है, ब्लीक है बहुत। लेकिन इनफॉर्मली हायर करने के एवेन्यूज तो पूरे खुले हुए हैं। आप ऑफिशियली हायर मत करिए, लेकिन उसकी सलाह, उसका मार्गदर्शन अगर आप ले लेते हैं तो आपको जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही अपना केस मजबूत बनाने के जो है वो सारे कारण और सारे रास्ते मिल जाते हैं। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ लोगों को, आप लोगों के माध्यम से मैं सजेस्ट करूंगा, गॉड फॉरबिड आप में से कोई भी जो है ऐसी किसी सिचुएशन में, ऐसे किसी सर्कमस्टांसेस को फेस ना करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है या आपसे एसोसिएटेड किसी और के साथ होता है तो उसे जरूर ये सलाह दीजिए कि आप ऑफिशियली हायर भले मत करिए, लेकिन अनऑफिशियली जो है आप लीगल एक्सपर्ट का सहयोग लीजिए, क्योंकि वो आपको जो है उस एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकालने में अच्छी मदद कर सकता है। ठीक है, अब रूल 14 ये कहता है कि नहीं, अगर आपका पीओ इफ ही हैपेंस टू बी अ लीगल प्रैक्टिशनर या जो है लीगल सेल में काम किया है उन्होंने या वो स्वयं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहा है तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है इन सब मामलों में डील करने का। लेकिन एक डेलिक्वेंट एम्प्लॉय जो चार्ज ऑफिशियल है उसको कहाँ मिलता है? टीचर्स है, टीचर्स कहाँ जो डिसिप्लिनरी मैटर्स को देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते। जब आपने कभी उसको देखा नहीं है तो आपको इसका अनुभव भी नहीं है बिल्कुल भी। जी, आपको कैसे जो है अपनी बातों को सामने रखना है, पीओ के सामने अपना केस कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, जो आपके सामने एविडेंसेस है, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपने फेवर में जो है कैसे आपको प्रोड्यूस करना है, उसको जो है कैसे आप अपने बेनिफिट में जो है ले सकते हैं, ये सब चीजें जो ब्लैंक रहता है आदमी जो है। और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो इतना प्रेशर रहता है आदमी के ऊपर कि दिमाग उस तरह से चलता नहीं। ले दे के आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है डिफेंस असिस्टेंट लेने का। डिफेंस असिस्टेंट भी
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डिफेंस असिस्टेंट जो बनते हैं उनको इतना अनुभव नहीं होता या जानकारी नहीं होती है, लेकिन एज कंपेयर टू द लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल एक्सपर्ट जो है उनको जानकारी का अभाव होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखो, मैंने तो कई केसेस में देखा है, खास करके कैट में और हाई कोर्ट में, जब जो कैट के मैटर्स हाई कोर्ट में अपील में आते हैं या रिट में आते हैं, तो हमने देखा वहां पे इनकंसिस्टेंसीज देखी जाती। वहां ये लगता है कि अगर इन्होंने इस बात को अपनी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के स्तर पे कह दिया होता, आज यहाँ पे जो है केस मजबूत होता, हो सकता है यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं होती। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो बेहतर ये है कि हमेशा आप जो है लीगल ओपिनियन, लीगल असिस्टेंस को जो है वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही लीजिए। प्रिलिमिनरी स्टेज क्या है? आपको एक मेमो मिला या शो कॉज नोटिस मिला, शो कॉज नोटिस का जवाब जो है अगर आप जो है किसी लीगल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करके देते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं वहीं पे समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में एक एम्प्लॉय है मिस्टर ओम प्रकाश जी। मैनेजमेंट किन्हीं कारणों से उनके अगेंस्ट था और उनके डायरेक्टर साहब रिटायर होने वाले थे। रिटायर होने से 1 महीने पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर वहां पे आए और उस ओम प्रकाश जी को गेट पे बैठा रखा, तो उनकी ड्यूटी थी कि आप सिक्योरिटी पास इशू करेंगे। प्रोफेसर साहब जब गेट पे आए तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। उन्होंने कहा कि साहब मैं आपको गेट पास इशू कर देता हूं, तब आप अंदर जाइएगा। इस प्रोसेस में प्रोफेसर साहब को 5 मिनट वेट करना पड़ा, बट ही गॉट ऑफेंडेड। वो अंदर गए, पहले डायरेक्टर से मिले और डायरेक्टर से मिलकर उन्होंने शिकायत की। अल्टीमेटली डायरेक्टर ने कहा कि इनको एक मेमो इशू करिए। अच्छा। And he was bent upon to indict him. तो कई बार जो आप सबने सुना होगा, आप सब शिक्षक वृंद हैं, आप सब मुझसे ज्ञानवान हैं, आप स्वयं जो है ज्ञान बांटते हैं सबको, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। तो जो साम दाम दंड भेद होता है, कई बार निषेध युक्ति भी करनी पड़ती है। तो जब उसने मुझे दिखाया मेमो, तो मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेमो का जवाब मैं दूंगा, बनाऊंगा, प्रेजेंट तुम कर देना वहां पे। हम ये जानते थे कि उनके डायरेक्टर साहब जो है साउथ इंडियन है और हिंदी में उनका हाथ तंग है। हमने जानबूझ के उनके मेमो के जवाब को हिंदी में दिया, इनऑर्डिनेटली लेंदी बनाया और इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया, क्लिष्ट और विधिक भाषा का प्रयोग किया कि वो हिंदी भाषी लोगों के भी जो है समझ से परे होते। इंटेंशन इसके पीछे केवल ये था कि ये इनका जवाब जब जाएगा उनके पास तो वो इसको समझ नहीं पाएंगे और इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए उनको अपने हेडक्वार्टर्स भेजना पड़ेगा। बाय द टाइम वो ट्रांसलेट होके आएगा, डायरेक्टर साहब रिटायर हो जाएंगे, टाइम खिंच जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा हुआ। वो डॉक्यूमेंट गया, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को बुलाया कि उसका जवाब आया। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ने कहा साहब जवाब आया है। उनको जब दिया बोला ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम हिंदी वाले हो, तुम पढ़ के बताओ। बोले साहब मैं हिंदी वाला जरूर हूँ लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा व्हाट इज द वे आउट? बोले इसको ट्रांसलेशन के लिए आप बेंगलोर भेजिए। और आप विश्वास कीजिए आज उस बात को 5 साल हो गए हैं, वो डॉक्यूमेंट आज तक लौट के नहीं आया। 5 साल में लौट के नहीं आया जी। तो मुझे सर आज आपकी बात, ये एग्जांपल सुन के आज समझ में आया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेटर्स इन एवरी डिपार्टमेंट। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता था कि ट्रांसलेटर्स क्यों होते हैं। एबीएस में भी ट्रांसलेटर की जॉब है हेड ऑफिस में और आरओ में भी होती है। तो आज मुझे ये समझ में आया कि व्हाट इज द यूज ऑफ दोस ट्रांसलेटर्स। आज तक त्रिपाठी सर नमस्ते, मैं मनु। नमस्ते बलवान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और ओम प्रकाश सर से मेरी बात होती है, उनकी बेटी हमारे स्कूल में ही पढ़ती है। जी जी। और जब उनका मैटर चल रहा था वो बहुत परेशान थे। मैंने देखा आपने उनकी हेल्प की। और 2 साल हम साथ ही पढ़ने जाते थे एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने। और उस समय वो बहुत परेशान थे। उस समय वैसे मैं भी बहुत परेशान थी। पर उन्होंने जैसे डिस्कशन होता था ना, तो वो अक्सर बोलते थे कि सिर्फ त्रिपाठी सर की वजह से मैडम मेरी इतनी हेल्प हुई है कि मैं जानता हूँ कि मैं कितना परेशान रहा, मुझे बहुत परेशान किया। लेकिन सर ने ऐसा लेटर बनाया, ये बात मैं तब से जानती हूँ जब से उनके साथ पढ़ती हूँ, कि आपने जो लेटर बनाया था ना, उसके बाद वो उनके ऊपर से निकल गया। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करें।
जी, मैं भी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं भी बहुत सारे उतार चढ़ावों से गुजरी हूँ अपनी जॉब में, और त्रिपाठी सर की वजह से ही मैं आज जहाँ पर भी हूँ, जो भी कुछ हूँ, मैं उसका क्रेडिट आपको दूंगी त्रिपाठी सर, बिकॉज यू हैव रियली हेल्प मी आउट ऑफ एवरी ऑड्स। एंड इसीलिए मैंने तो आपका नाम संकट मोचन रखा हुआ है, ये आपको पता ही है। तो ये मैं सबको भी बताना चाहती हूँ कि हम त्रिपाठी सर को संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी के परम भक्त हैं सर, और इन्हीं से दीक्षा लेकर मैं भी हनुमान जी की भक्त बन चुकी हूँ। तो सर आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया कि इनिशियल लेवल पे ही जो है वो हमें लीगल हेल्प ले लेनी चाहिए। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, एक्चुअली मेरे पास कई कॉल्स भी आते हैं इधर भी, जब से ये एसोसिएशन का काम स्टार्ट किया है मैंने, कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अगर वो डायरेक्ट कमिश्नर को अप्रोच करें या डायरेक्ट डीसी को अप्रोच करें तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या उनको थ्रू प्रिंसिपल ही जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल की ही शिकायत करनी है, प्रिंसिपल से ही करनी पड़ेगी। तो इस बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कैसे प्रोसीड करना चाहिए, अगर कोई हमको अपनी कंप्लेंट करनी है या कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे किन किन चैनल्स को हमें ध्यान में रखना होगा। मैम देखिए, ऐसा है कि एज फार एज रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस इज कंसर्न्ड, आपको अगर किसी अपने कलीग या सुपीरियर अथॉरिटी के अगेंस्ट ग्रीवेंसेस हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टैंडिंग पॉलिसी है कि जब भी आपको वो ग्रीवेंसेस हो और आप उन ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल चाहते हैं, तो जो पहला आदमी है जिसको आपको इन्फॉर्म करना है, वो वही आदमी है जिससे आपकी ग्रीवेंसेस है। आपको उसे बताना है कि आई एम गोइंग टू पुट फोर्थ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है, फॉर द ग्रीवेंसेस कॉज्ड बाय यू। उसके बाद जो आपका जो प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को कभी ब्रीच मत करिए। आप उससे दूर हो जाओ, इसलिए कि आप जब भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रीच करेंगे तो आपके अगेंस्ट वो एक चार्ज और बन जाएगा। तो हर सर्विस का जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप क्या है, जो भी आप एप्लीकेशंस देते हैं या लेटर्स देते हैं, दैट हैज टू बी इनवेरिएबली एड्रेस्ड टू द प्रिंसिपल। आप उसको प्रिंसिपल को एड्रेस करिए, उसके आगे भेजने की जिम्मेदारी उनकी। एक अच्छा भी कम नहीं है जी। अब जैसे आपको कमिश्नर के पास भेजना है तो ठीक है, आप एड्रेस कर दीजिए कमिश्नर को, नीचे जो है थ्रू प्रॉपर चैनल कर दीजिए। अब जो भी प्रॉपर चैनल होगा आप अपने जो है हेड ऑफ ऑफिस को दे दीजिए, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको जो है प्रॉपर चैनल से ले जाके जो भी अथॉरिटी इंटेंडेड है, जहाँ पे आप अपने जो है ग्रीवेंसेस को रखना चाहती हैं, उनके पास भेजेंगे। तो और आप सबसे अच्छी बात मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग लिखिए, ठीक है, जो सर्विस राइटिंग कहते हैं, जैसे हमारा जो ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल है, उसमें एक चीज है, जैसे मोदी जी एक्रोनिम्स बताते हैं ना, वैसा ही एक एक्रोनिम है ABCRL। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। जब भी आप कुछ लिखिए, आपकी एप्लीकेशन है, सर्विस पेपर है, कुछ भी आप लिखिए जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है, उसमें ABCRL का ख्याल रखिए। A क्या है? A इज एक्यूरेसी, ओके, B इज ब्रेविटी, C is clarity, अंदर वाले कमरे में R stands for relevance and L stands for logic। अगर आपका जो भी चीज आप लेटर ऑथर कर रही हैं, एप्लीकेशन ऑथर कर रही हैं, अगर इन 5 फैक्टर्स को, इन 5 पॉइंट्स को आप जो है देख के चलेंगे, इनको एड्रेस करके चलेंगे, तो आपका सबमिशन जो है वो इतना इफेक्टिव होगा और वो जो है फ्रूटफुल होगा, वो रिजल्ट फेच करेगा हमेशा। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है कि जहाँ पे आपको जो है अपने ग्रीवेंसेस पुट फोर्थ करने हैं, प्रॉपर चैनल से पुट फोर्थ करिए। और ये जो है बेटर है कि जिसके अगेंस्ट आपको ग्रीवेंसेस है, सबसे पहले आप उसको इंटीमेट करिए कि देखिए ऐसा है कि आपने मुझे ऐसा कहा और मैं ये ऐसा किया, आपने इससे मैं हर्ट, ठीक है। अब मैं अपने ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए जो है प्रोसेस चालू करने जा रहे हैं। ये आपको एडवांस में मैंने बता दिया है, ताकि वो भी भाई जो भी एक्यूज्ड होता, मान लीजिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है, तो जो एक्यूज्ड है सबसे पहले उसको मेमो दिया जाता है ना, यूनिलेटरली कोई एक्शन चालू नहीं हो जाता है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस ये है।
आप फेयर रहिए, हमेशा आपके साथ हमेशा अच्छा काम होगा। हाँ, जो मैंने आपसे बताया कि इनफॉर्मल लीगल असिस्टेंस जो है, अगर आप स्वयं जो है रूल्स वगैरह पढ़ लेते हैं, मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि नौकरी करने का मजा तभी है जब आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर रहें। तब आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन आप अगर ब्लैंक हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो जो है लेफ्ट राइट कैसे भी यूज करके आपको परेशान किया जाए। बिल्कुल, आप उसमें बेवकूफ ही बनाए जाते हैं अधिकतर। सर, जैसे आपने बताया कि हमें थ्रू प्रॉपर चैनल ही अपनी किसी भी रिप्रेजेंटेशन को मूव करना होता है, तो देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग एन एडवांस कॉपी। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रिंसिपल को दे रहे हैं कोई लेटर और वहां से प्रोलॉग किया जा रहा है जानबूझकर, कई बार ऐसा हो जाता है, तो क्या हम एडवांस कॉपी सेंड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एडवांस कॉपी सेंड कर सकते हैं जी, लेकिन उसका मेंशन आपको, जो आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन जो मूव हो रही है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एडवांस कॉपी ऑलरेडी सेंड टू सो एंड सो अथॉरिटी। ओके सर जी, thank you sir. There is one question from a teacher. May I please know that defense assistant should be from the same organization, from KVS only, or we can take defense assistant from other government organizations also? डिफेंस असिस्टेंट आपका अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है, वो सर्विंग भी हो सकता है, वो रिटायर्ड भी हो सकता है, और अगर कोई अंडर सस्पेंशन है तो वो भी हो सकता है जी। अच्छा, अंडर सस्पेंशन भी हो सकता है जी। इसलिए कि सस्पेंशन में होना जो है वो कोई बार नहीं, वो तब भी अंडर सस्पेंशन भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो रहता ही। वैसे भी सस्पेंशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पेनल्टी, राइट? ट्रू, but it is more than a penalty. Emotionally it is. एक मैम ने सवाल किया है, how can we be sure that he would forward our case? That's why how can we be sure that he would forward our case? Forward our case मतलब वो आगे भेजेंगे, इसका श्योरिटी कैसे होगी? तो इसका एडवांस कॉपी भेज दें। आपने एडवांस कॉपी भेज दी, इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द सुपीरियर अथॉरिटी to forward whatsoever correspondence has been given to him for further transmission to the higher authorities. अगर वो फॉरवर्ड नहीं करते तो आपके पास एक रेमेडी है उसका रिमाइंडर देने की। आप वो रिमाइंडर्स जो है उनको प्रॉपरली देते रहिए और स्टेटस उसका सीख करते रहिए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय केस। अगर वो 2 बार 3 बार आपने पूछा, अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तब आप बिंदास उस चैनल को जो है ब्रीच करके उसको बाईपास कर दीजिए। 2-3 रिमाइंडर के बाद हम ब्रीच कर सकते हैं जी बिल्कुल। ओके। कौन है आपके पास जो है अपने पक्ष में कहने के लिए हो जाएगा कि साहब हमने जो है, इन्होंने इतने दिन तक ही वाज सिटिंग टाइट ऑन द एप्लीकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डिस्पाइट सेंडिंग द रिमाइंडर्स ही डिड नॉट टर्न अप। तो मेरे पास अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए और कोई जरिया नहीं था, इसलिए हमने इस चैनल को ब्रीच कर दिया, बाईपास कर दिया। एक मैसेज ये आया है कि बट केवीएस हैज रिफ्यूज्ड दैट वी कैन नॉट टेक असिस्टेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव बीन गिवन अ वेग लेटर आल्सो फ्रॉम केवीएस। मैम देखिए, ऐसा है कि आर्बिट्रेरी प्रैक्टिसेस तो होती रहती है, और इसीलिए मैंने कहा ना कि लीगल हेल्प इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इनिशियल लेवल। जी देखिए, बेस्ट जो आपका सहयोगी है वो स्वयं आप है। अगर भगवान न करे कि आप ऐसी स्थिति में पहुंचे, मैं आपको एक और इंस्टेंस बताना चाहूंगा कि मेरे एक कलीग थे, मैं सबसे बताना चाहूंगा कि बिफोर ज्वाइनिंग इसरो आई हैड बीन इन द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो। तो वहां पे भी मैंने जो है लीगल सेल में काम किया है, वहां पे सब प्रोसीडिंग देखी हुई है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वगैरह पे। वहां पे तो और हार्श है। सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत अच्छा है तब भी, लेकिन अगर आप जो है आर्म्ड फोर्सेस की जो है प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तो वो जनरली यूनिलेटरल होती है। ठीक है, वहां पे एक मेरे कलीग थे, उनके ऊपर जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो है उनके ऊपर चार्ज लगा।
सर मैं आपको बीच में 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। जी। एक मैम का बहुत देर से हाथ जो है वो रेज किया हुआ है, उन्होंने उनका क्वेश्चन भी सुन लेते हैं, फिर आप जी, आगे प्लीज इसको प्रोसीड कीजिएगा सर प्लीज। प्लीज। मधु मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? काफी देर से वो मैं देख रही हूँ। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मधु मैम। जी मैम, नमस्कार मैम। एक्चुअली मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने कॉल किया केवी की जी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो जानती है मैं समस्याएं फेस कर रही हूँ। मैं इसमें सडन मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज में ना ग्लिच हो रहा है। या तो आप क्वेश्चन यहाँ लिख के भेज दीजिए अगर कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सर मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए जी मतलब मेरे को अगर हेल्प के लिए कांटेक्ट ही करना हो तो इस पे मेरे को नंबर भी मिल जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। जी हाँ मैम, आपको नंबर भी क्योंकि मैं लगातार हरास हूँ। नहीं आपको कांटेक्ट नंबर हम मीटिंग के बाद सारे ग्रुप्स में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह मैम सर का नंबर हम शेयर करेंगे। आप सर से बाद में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक है? हाँ, और सिंपल एक चीज बस ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि हरासमेंट मेरे को लगातार हो रही है और मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है और मैं स्कूल में टीचर हूँ, फिर भी मुझे बोला जाता है केयर उठा ली गई है कि मेरे को मतलब खड़े ही रहना है और वो मेरे लिए इम्पॉसिबल, मैं खड़ी हो ही नहीं सकती हूँ। सर्टिफिकेट मेरे लिए कंटिन्यू स्टैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। जी अब हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। मैं बार बार अप्रोच करती हूँ तो कुछ होता तो है नहीं। मैम आप परेशान मत होइए, प्रीति मैम आपको मेरा नंबर दे देंगे, आप मुझसे बात करिएगा। आई हेल्प यू आउट, ठीक है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आई विल टेक यू आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मेरे पास 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट राम राम जी। सर, बस मेरे को एकदम मैडम ने कहा किसी ने, क्योंकि मैं एक्चुअली पर्सनली आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं पहचान पा रही हूँ, मेरे को किसी मैम ने फोन करके कहा कि आप मीटिंग ज्वाइन कर लो। जी इधर से क्यों नहीं ज्वाइन कर मैं मैम प्रीति सिंह, मधु मैम मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं पीजीटी इंग्लिश केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हाथीवड़ कला देहरादून में कार्यरत, और ये जो विमेन एसोसिएशन का इनिशिएटिव है ये मेरे और मेरे कुछ फ्रेंड्स द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो आप मुझे तो पहचान लीजिए, मेरी शक्ल भी देख लीजिए, और यहाँ पर जो हमारे साथ हैं वो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं आज हमारे साथ, जिन्होंने कि अभी बताया कि उन्होंने इससे पहले इसरो में काम किया है, उससे पहले एयरफोर्स में काम किया है, मतलब छोड़ा कुछ भी नहीं है सर ने। कुल मिला के बात यह है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। थोड़ा हौसला हो रहा है कि शायद कुछ मेरी सुनवाई हो जाए। जी मैम बिल्कुल होगी। आप तो बस यही है कि मेरे को आपको बिल्कुल सही मुझे नंबर जी नंबर मैं शेयर कर दूंगी मीटिंग के बाद। मेरे को जो भी समस्या है हाँ जी, आप सर अपना भी कर दीजिएगा सर का भी, है ना मैम? बिल्कुल मैम। हाँ जी, ओके जी मैम। सर, अब आप आगे बोल सकते हैं। सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया था। जी अपना काम में ध्यान लगाया करो। नहीं कोई नहीं है, सॉरी प्लीज। तो मैम मैं ये बता रहा था, हेल्प करेगी है ना? हाँ जी जी सर, मैं आपको ये बता रहा था कि आप सबसे अच्छे सहयोगी हैं अपने, ठीक है? थैंक यू। आप अपनी बात किसी और को बताएं फिर वो आगे रखे, उसमें हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाए, ठीक है, कुछ डेफिशिएंसी हो जाए, लेकिन अगर आपको सही असिस्टेंस मिल जाए और सही जो है आपको रास्ता बता दिया जाए कि आपको ऐसे अपनी चीजों को रखना है सामने, तो अपना केस आप सबसे अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे हमें इसरो का। मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेरे कलीग थे, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ था, और यहाँ तो आपके पास डिफेंस असिस्टेंट मिलता है, आर्म्ड फोर्सेस में केवल कोर्ट मार्शल में आपको डिफेंडिंग ऑफिसर मिलता है। उससे पहले की जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, उसमें कोई डिफेंस असिस्टेंट नहीं मिलता है। मम्मी तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमने कहा कि मैं आपकी सारी मदद करूंगा, जो भी सबमिशन करना मैं लिख के दूंगा, आप उसको जो है करेजफुली सामने रखिएगा और जो मैं कहूंगा आप उसको करेजफुली कहिएगा। करना जरूरी होता है। और आप विश्वास कीजिए कि वो उस केस से जो है अनब्लेम्ड बाहर आए। दर्द नहीं कर रही, मतलब वैसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए कि जो है मेरे पास भी जब आते हैं क्लाइंट्स आते हैं, मुवक्किल आते हैं,
तो वो हमसे अपने केस के बारे में ज्यादा जानते हैं। क्या नहीं हो सकता? वो जितने अच्छी तरह अपने केस के बारे में जो है ब्रीफ करते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अगर वो अपने किसी पैरोकार को भेज देते तो वो नहीं कर सकता है ब्रीफ। अब सर कब्र का हाल तो मुर्दा ही जान पाएगा ना। इसको ऐसे ऊपर नीचे तो ऑब्वियसली हमारे साथ क्या गुजर रही है वो तो हम ही बेहतर बता पाएंगे किसी को या समझा पाएंगे। दूसरा तो हमारे बिहाफ पे लड़ता है केस, अगर लड़ रहा है तो एक्चुअली जो हुआ वो तो हम ही जानते हैं। सर ये क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी डेज वी विल हैव टू वेट बिफोर फॉरवर्डिंग और एप्लीकेशन बियॉन्ड द प्रॉपर चैनल। कितने दिन हमें इंतजार करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन ब्रीच करने, मतलब चैनल ब्रीच करने के लिए हमें जवाब का कितने दिन इंतजार करना चाहिए? मैम ऐसा है कि कायदे से जो है कम से कम आपको 1 महीना वेट करना चाहिए आपके किसी भी जो है सबमिशन, कोई भी आपका एप्लीकेशन है उसके जवाब के लिए। जी, 1 मंथ इज रिक्वायर्ड। वैसे तो 15 दिन से ज्यादा कोई अपनी टेबल पे होल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर अगर इमरजेंसी है तब आप जो है 15 दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है वो मैं बता रहा हूँ कि वो 1 महीना है। अदरवाइज जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है वो 15 दिन है। 15 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए किसी को अपने पास। मतलब हम हर 15 दिन में एक रिमाइंडर दें, 3 रिमाइंडर, और फिर जब 1.5 महीना कंप्लीट हो जाए तो वी कैन यूज दैट चैनल। जी बिल्कुल कर सकते हैं। एंड सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जैसे हर एक एप्लीकेशन का एक नंबर होता है। सपोज हमें कुछ भी रिसीव कराया जाता है तो एक लेटर नंबर होता है। तो जो हमारी एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन होती हैं, क्या उनका भी कोई नंबर होता है जब फाइल में एंट्री होती है? बिल्कुल मैम, ऐसा है कि सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जी। आप जब भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस ओरिजिनेट करते हैं, एप्लीकेशन ओरिजिनेट करते हैं, तो ओरिजिनेटर को खुद ही अपनी एप्लीकेशन को एक रेफरेंस नंबर दे देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब भी आप रिफर करेंगे तो आप सीधे लिखेंगे कि प्लीज रिफर माय एप्लीकेशन डेटेड सो एंड सो। ठीक है, लेकिन आपका अपना खुद का भी अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस प्लस डेट हो जाती है। बाद में जब वो वहाँ पे रिसीव होती है तो वो डायरी में चढ़ती है, वहाँ पे डायरी नंबर उसको मिलता है। वो रेफरेंस नंबर होता है, कायदे से उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। अगर नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं तो आप उनसे वो डिटेल्स मांग सकते हैं। इसमें कोई जो है हर्जा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सर यूजुअली हमारे रिप्रेजेंटेशन का कोई नंबर हम लोगों को प्रोवाइड कराया नहीं जाता जी, तो इसके लिए हम मांग सकते हैं कि जो हमने रिप्रेजेंट दिया है उसके जो फाइल नंबर है वो आप हमें प्रोवाइड कराइए। बिल्कुल। मैं तो जनरली लोगों को एक सलाह और देता हूँ कि देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो एक आपकी कॉपी है जो आप बाय हैंड ले जाके दे रहे हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू पोस्ट अ सब्सिक्वेंट कॉपी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। इसलिए कि कल मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। कई केसेस में हमने देखा है कि एप्लीकेशन दी गई लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, बाद में डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई एप्लीकेशन आई ही नहीं। लेकिन जब आपके पास स्पीड पोस्ट की पोस्टल रिसीट होगी तब उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी हायर चैनल में। वो आपके फेवर में खड़ा होगा कि हाँ हमने एप्लीकेशन दी। आप रिसीट दे रहे हैं तो ये डीम किया जाएगा कि इस रिसीट के अंदर में आपने एप्लीकेशन भेजी। अदरवाइज एक चैनल और है, आप ईमेल से भी भेज सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, आपकी एप्लीकेशन गायब होने की कोई जो है संभावना नहीं है। एक सवाल और है सर कि थ्रू प्रॉपर चैनल इफ ROAC DC जॉइंट कमिश्नर दिल्ली आर नॉट सेंडिंग एप्लीकेशन टू कमिश्नर, मतलब ये सभी लोग कमिश्नर को एप्लीकेशन अगर नहीं भेज रहे हैं, एंड माइनर पेनल्टी कॉस्ट टू लोअर डाउन फॉर 2 years व्हिच इज ओवर इन September 2022 एंड कमिश्नर एप्लीकेशन इज अबाउट टू कंप्लीट मोर देन 2 years। अच्छा, मतलब सितंबर में वो पेनल्टी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी माइनर पेनल्टी के बाद जो लगना चाहिए था इंक्रीमेंट शायद ये नहीं लगा है। पूरा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। शायद ये यही कहना चाह रहे हैं कि कमिश्नर तक जो है वो एप्लीकेशन नहीं पहुंच पा रही है। माखन लाल जी, आप यही कहना चाह रहे हैं जो मैं समझ पा रही हूँ? जी मैडम। तो आपकी जो पेनल्टी ओवर हो गई उसके बाद भी आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला है अभी तक? इंक्रीमेंट मिल गया है मैडम, लेकिन जो मैंने पहले दिन से मैंने इशू किया था उसको रेस्पॉन्ड किया हुआ है।
ACDC RO प्रिंसिपल थ्रू प्रॉपर चैनल। लेकिन मेरी एप्लीकेशन ये लोग बोलते हैं RO वाले कि हमने कमिश्नर को भेज दिया है, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। 2 साल से ज्यादा हो गए। 2 साल से ज्यादा हो गया है जी। आप सर, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा ये कि आप जो है उसका स्टेटस चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन और दीजिए, ठीक है? एक्चुअल में सर मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा वाइस प्रिंसिपल का मैंने एग्जाम दिया हुआ, उसका मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। सर रिजल्ट का तो वेट करते रहिए, लेकिन साथ में इसलिए मैं उसको मतलब भूखे शेर को मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ बस। तो ठीक है, फिर आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। हाँ सर, बाकी मेरे डॉक्यूमेंट्स इतने सटीक है सर, जैसा आप चाह रहे हो या बोल रहे हो जी, कहीं उससे ज्यादा है मेरे पास। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। जी जी। रिमाइंडर्स में कमी रह जाती है हमारे एंड से, हम बार बार रिमाइंडर्स नहीं भेज पाते, शायद इसलिए भी थोड़ा सा ये एक गैप आ जाता है प्रोसीडिंग्स में। देखिए, ऐसा है कि जब इनका रिजल्ट आ जाए ना, तो फिर से एक रिमाइंडर देंगे और उस रिमाइंडर की एक स्पीड पोस्ट की कॉपी जिस अथॉरिटी के पास स्ट्रक है उससे ऊपर की अथॉरिटी को जो है भेज देंगे कॉपी उसकी, अपने आप जवाब आ जाएगा। कीर्ति मैम, आप पूछना चाहते हैं? कीर्ति मैम, गुड इवनिंग। यस मैम, गुड इवनिंग। मैम पहले मेरी बात हुई है आपसे, तो मैं 5 रिमाइंडर्स के बाद फाइनली आई गोट टू नो कि मेरा केस सुना जा रहा है। आपको मैंने बताया था टाइम टेबल का इशू था मैम। तो 10th क्लास मुझे दे दी गई है, 2 सेशन लेती हूँ। आप EGT हैं, इंग्लिश है मतलब, तो आप समझ पाएंगे मेरा केस। सर इनका केस क्या है कि इनको मतलब शी इज वर्किंग एट इंग्लिश एंड इनके साथ 2 जीटी इंग्लिश है इनके विद्यालय में। इनके पास क्लासेस कम है और इनको 10th क्लास भी दे दी गई है 12th के साथ साथ, और TGT की क्लास लेके मुझे दे दी गई है सर। TGT के पीरियड कम है और मेरे ज्यादा है। तो आपको ओवरबर्डन किया गया है। जी सर, और डेलिबरेटली किया गया है क्योंकि उनका मोटिव रहता है हरासमेंट का, वो हमेशा से। मैंने सर बहुत अच्छा केस बना के खैर रिप्रेजेंट कर दिया है, और 5 रिमाइंडर्स के बाद फाइनली अब मुझे पता चला है कि मेरा केस चल रहा है सर। प्रिंसिपल को मतलब, हाँ जी सर, तो ग्रीवांस ऑफिसर ने प्रिंसिपल को डायरेक्ट किया है कमेंट करने के लिए मेरे केस। आई होप कि हाँ वो पीरियड भी शायद सर, वो मैं पूछना चाह रही थी, एक तो उनको कितने दिन का टाइम मिलता है कमेंट करने के लिए, दूसरी बात अगर वो अपने केस को जस्टिफाई कर देंगे, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके अपना रहे हैं जस्टिफाई करने के। मैम ऐसा है कि जस्टिफिकेशन भी उनका जो है सब्जेक्ट टू जो है वो लीगल स्क्रूटनी है, ठीक है? तो जब वो अपना जस्टिफिकेशन देते हैं तो जस्टिफिकेशन की एक कॉपी दीजिएगा, उसको असेस किया जाएगा। पहले आप असेस करिएगा कि उनका सर मैं वही जस्टिफिकेशन जानना चाह रही हूँ सर, वो जो भी जस्टिफाई करेंगे क्या मुझे उससे अवगत कराया जाएगा? बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। अगर अवगत नहीं कराया जाता है तो आप जो है उसकी एक कॉपी सीख कर सकती हैं। सर मैं क्या बोलूंगी, मतलब उनको क्या पता कि मेरा केस कहाँ चल रहा है, मुझे क्या पता उनके अकॉर्डिंग मेरा केस। मैम देखिए, ऐसा है कि वो जस्टिफिकेशन जो है वो तो कॉन्सिक्वेंस है आपकी एप्लीकेशन का ना, आपके रिप्रेजेंटेशन का है ना। जी सर। जब आपके रिप्रेजेंटेशन का डिस्पोजल जो है किसी ऑर्डर से या किसी जो है कम्युनिकेशन से हो रहा है, तो इनवेरिएबली ये लीगली बाइंडिंग है कि आपको अप्राइज कराया ही जाना है कि उसका डिस्पोजल कैसे हुआ, क्या हुआ उसका डिस्पोजल। और अगर आपको नहीं बताया जाता है तो आप उसको सीख कर सकते हैं। आप केवल एक एप्लीकेशन सबमिट करिएगा कि उसका डिस्पोजल की बताइए, मुझे डिटेल्स बताइए, और उन्हें डिस्पोजल की बात बताऊं, पूछूंगी सर मैं। जी, अगर वो मुझे प्रोवाइड नहीं करते हैं डिस्पोजल के बाद, तब मैं पूछूंगी। डिस्पोजल हो गया तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैम ऐसा है अभी कि मैं पता नहीं ना डिस्पोजल किसके फेवर में जाएगा। मैम मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर डिस्पोजल प्रॉपरली हो गया है। नहीं सर, अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सर के पास केस आया कमेंट करने के लिए, और मुझे लग रहा है पूरे पिछले हफ्ते, क्योंकि उन्होंने पूरा मीटिंग में रहे, वो पूरा उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज बुक हैच की गई है सर, उन्होंने लिख के भेज दिया है सर। अब छुट्टी होगी, अब मैं घर पे हूँ सर। अब मुझे आपको यही बता रहा हूँ, TC सर मुझे डायरेक्ट बताएंगे कि उनके थ्रू मुझे बताया जाएगा सर। मैम देखिए, वो भी डिस्पोजल भी आपके पास प्रॉपर चैनल से आएगा।
डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा। और जब तक आपके पास डिस्पोजल नहीं आ रहा है तब तक आपके लिए आपका केस अनडिस्पोज। जब तक आपको मान लीजिए वर्बली भी पता चलता है कि नहीं उसका डिस्पोजल हो गया है, तो आप ये डील करते हुए कि अनडिस्पोज्ड है, आप उसका स्टेटस मांग लीजिए, आपको मिलेगा स्टेटस। अगर आप से मांगूंगी कि प्रिंसिपल सर से मांगूंगी? प्रिंसिपल को ही आपको देना है। But Kirti ma'am, please wait for 1 month. Then 1 month has already passed. लेकिन अब ये कि हाँ बस ये कि कमेंट के लिए सर के पास आ गया तो एटलीस्ट थोड़ी सी उम्मीद बनती है, लेकिन मुझे पता है इज वेरी स्मार्ट और वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगी मैम। You be the smarter ma'am, don't worry. रवि को दे पानी। चलिए मैम आपके साथ हो जाएंगे। तो डीसी सर मुझे बताएंगे ना, मुझे मतलब एक्नॉलेज तो किया जाएगा ना कि ये केस है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऐसा है कि इशू ओरिजिनेट आपने किया है ना, यस सर। तो उस इशू का डिस्पोजल करके संतुष्ट आपको करना है, उनको संतुष्ट नहीं होना है। तो आपको संतुष्ट करना है तो डिस्पोजल बताया जाना है, आपको बताया जाएगा। आप लीगली मैं करेक्ट हूँ सर मेरे पॉइंट पे। अब बात ये कि जस्टिफाई किस तरीके से करते हैं और आगे फिर डीसी सर क्या एक्शन लेते हैं। मैम अगर आप लीगली करेक्ट हैं तो आपके फेवर में ही आएगा डिस्पोजल। यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। थैंक यू सो मच। रश्मि मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? रश्मि मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू कीर्ति मैम, नमस्कार। रश्मि मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? रश्मि मैम, जी मैम। कुछ कहना? जी मैम। पूछना चाहते हैं? जी मैम। जी हाँ मैम, आप आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर ये फाइनेंशियल मैटर है थोड़ा, कि फाइनेंस का जो है इन लोगों ने खुद अपने एंड से एक पर्टिकुलर बैच का उठा करके रीफिक्सेशन किया, क्योंकि 6 पे कमीशन में इन्होंने कुछ गड़बड़ शड़बड़ किया था तो वो पूरे देश भर का हुआ। तो रीफिक्सेशन में जो हेडक्वार्टर ने फाइनलाइज किया अल्टीमेटली 2005 के बाद वो 2018 में इन्होंने रीफिक्सेशन किया और हुआ। उसका आ गया कॉपी की भाई इनका रीफिक्सेशन किया जाएगा। अब 18 से लेके 23 आ गई सर। एक बार तो मैंने दिया था, तो क्योंकि अब इतना लंबा ड्यूरेशन रहा तो दूसरे केवी से भी पूरा फाइनेंस का आया, जो भी जहाँ पे भी जितना, तो स्पेशली वो चीज का इम्पोर्टेंस है जहाँ से 6 पे कमीशन मिला था। अब 6 पे कमीशन जहाँ से मिला था उस स्कूल ने जो बना के भेजा स्टेटमेंट जो हमने ड्रॉ किया और जो इन्होंने डू एंड ड्रॉन भेजा है उसमें डिफरेंस है। अच्छा, तो अब हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हमें किस बेसिस पे देंगे, क्योंकि मेरी वर्बल बात तो मानी नहीं जाएगी। जो ऑफिस टू ऑफिस आया है लेटर डू एंड ड्रॉन का स्टेटमेंट वो टोटली डिफरेंट है जो मैंने ड्रॉ किया। इसमें मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ? क्योंकि ना मैं अब उन्हें ये एप्लीकेशन दे पा रही हूँ कि प्लीज मेरा डिस्पैच करो आप एरियर, क्योंकि मुझे पता है एरियर गलत बन रहा है और वैसे इतने साल कट का अमाउंट है, अभी और अटक जाएगा। मैम देखिए ऐसा अटक जाए वो बात अलग है, लेकिन आपको तो ये पता है ना कि आपको क्या मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल पता है। तो आप उस चीज को रिप्रेजेंट करिए। तो वो तो वैसे भी हो सर, तो वो मैं किस बेसिस पे, क्योंकि अमाउंट आया बैंक में, बैंक का स्टेटमेंट ही है और इसके अलावा तो कुछ है नहीं। पहले सैलरी स्लिप्स मिलती कहाँ थी, हम लोग नोट करते थे, वो जो एक बड़ा सा रजिस्टर होता था उसमें से लेकर के अपने पर्सनल उसमें नोट किया जाता था। ऐसा है पहले कोई प्रिंसिपल साइन भी, ऐसा है कि जो आपका फिक्सेशन हुआ है आप उसकी जो है कैलकुलेशन शीट मांग सकते हैं उनसे। हाँ वो तो उन्होंने प्रोवाइड कर दी कैलकुलेशन शीट, तो उसी में तो शो रिफ्लेक्ट हुआ, उसमें रिफ्लेक्ट हुआ कि वो जब, हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रही उसी में मुझे पता चला कि जो वहाँ से स्टेटमेंट आया वो गलत आया। अगर गलत आया है तो आप जो है किन ग्राउंड्स पे बोल रहे हैं कि वो गलत है? सर जो उन्होंने, जैसे कि अगर मैं मानूं मुझे बेसिक पे मिली 10,000, उन्होंने उसमें कैलकुलेट करके लिखी है 12,540, तो बेसिक ही गलत होगी तो बाकी सब तो सारा ही गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया। तो इन सब चीजों को जो है आप रिप्रेजेंट करिए ना। फैक्ट्स आपको पता है, फिगर्स आपके सामने है, आपको पता है कि फिगर्स भी गलत है, कैलकुलेशन गलत है, तो आप सही कैलकुलेशन करके रिप्रेजेंट करिए कि इसको आप ठीक करिए। हमने यही बात उससे कही तो उन्होंने वही ड्रू एंड ड्रॉन स्टेटमेंट अदर स्कूल का रख दिया मेरे सामने कि आपको यहाँ से डिस्पैच
अटैच हुआ था अमाउंट, इन्होंने ये लिखित में भेजा है जिसपे प्रिंसिपल की सील और साइन है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? मैम क्यों नहीं गलत हो सकता है वो? आप ये जानती हैं कि आपका कैलकुलेशन आपके फेवर में है, वो ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखिए उसको, और अगर दिक्कत है तो आप मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर दीजिए, एक बार डॉक्यूमेंट शेयर करिएगा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा उसको रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। देखो बिना आपके इस मैटर को बिना आपके रिप्रेजेंट किए जो है कुछ होने वाला नहीं है, रिप्रेजेंट तो आपको करना पड़ेगा। जी मैं ये सोच रही थी अभी जो गलत, अच्छा सर एक सजेशन और दीजिए, अभी जो इन्होंने गलत सलत बनाया वो ले लूं, बाद में फिर रिप्रेजेंट करती रहूंगी, कम से कम अभी तो कुछ मिले। बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, ले लेती हूँ, हाँ फिर बाद में कहूंगी कि आपने गलत बनाया था, अब उसमें बच्चा बुचा दीजिए। आप बिल्कुल ले लीजिए और उनको बताइए कि हाँ ये तो दे दिया आपने, लेकिन जो है इसमें जो है ऐसी ऐसी इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, उस इनकंसिस्टेंसी को आप फोर्थ करिए प्रॉपर चैनल से, ठीक है। ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है ये, और उसको प्रॉपरली जो है रिप्रेजेंट करने से ही ये मामला रिजॉल्व होगा। हाँ सर काफी लंबा समय हो गया है समय जी थैंक यू कृष्ण मैम। सर एक मैम ने भेजा है क्वेश्चन कि आई डिड नॉट गेट सिलेक्शन स्केल एंड आई डिडंट गेट 2 इंक्रीमेंट्स एज आई गॉट सीनियर स्केल 2 years लेट। ममता मैम आपको 2 साल लेट क्यों मिला था सीनियर स्केल, ये आप बता पाएंगे हमें? हाँ सर मैं बताती हूँ। एक्चुअली मुझे 2006 में मिलना चाहिए था और मुझे 2008 में मिला। मैंने इसके लिए कई बार आरओ में रिप्रेजेंट भी किया है। एक्चुअली 2003 में हम मैटरनिटी लीव पे थे, तो हमारे विद्यालय से हमारी एपीआर नहीं भरवाई गई हमसे, क्योंकि फरवरी में मेरा बेटा हुआ था और हम अप्रैल तक मैटरनिटी लीव पे थे। तो जब हम अप्रैल में गए तो हमें उस समय भी मुझे जानकारी नहीं थी कि एपीआर भरवा दिया गया है, या इन्होंने हमसे प्रिंसिपल ने हमसे मांगा भी नहीं। इसके बाद उसी समय फिर हमारा ट्रांसफर भोपाल में हो गया, तो यहाँ आके मैंने रिप्रेजेंट किया, तो हमने 2003 की यहाँ से भर के भेजी भोपाल से, तो ग्वालियर गई, वहाँ प्रिंसिपल ने फिर भरा, फिर उसमें 6 महीने लग गए, और यहाँ तब तक वो प्रिंसिपल भोपाल में एसी बन गए। इसके बाद जब मैंने उनसे पता किया 6-8 महीने के बाद, तब उन्होंने कहा मैडम पता नहीं कहाँ खो गई, उसमें 6-8 महीने निकल गए। फिर से मैंने भरी एसीआर, फिर मैंने ग्वालियर भेजी, उस समय वहाँ प्रिंसिपल चेंज हो गई थी, उन्होंने फॉरवर्ड की, फिर वो वापस ग्वालियर आई, भोपाल आई एसी ऑफिस, तो इस चक्कर ऐसे करते करते टाइम निकल गया, और हमें 2000 मेरी एसीआर इनके पास भोपाल में 2008 में पहुंची, तो 2003 की एसीआर, और जब वो पहुंची तब उन्होंने मुझे सीनियर स्केल दिया, तो 2008 से ही दिया, और मेरी गलती तो कुछ भी नहीं थी इसमें, सारी ऑफिशियल गलती है, डिले उन्होंने किया, एसीआर उन्होंने नहीं भरवाई, और मैं अभी मैं गई दोबारा, मैंने फिर से जो ग्रीवेंसेस सेल होती है वहाँ पे भी मैंने दिया उनको, उसका मुझे अभी तक कुछ भी जवाब ही नहीं मिला, फिर मैं तो हार के ही बैठ गई। मैम हार के मत बैठिए, आपने प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया है केस अपना ना। हाँ मैंने उनको बोला कि 2008 में यहीं से, इस समय भी जो सेक्शन ऑफिसर हैं आरओ में, उन्होंने ही भर के भेजा था, तो अब वो क्या कहते हैं, पर्सनली बात बता रही हूँ मैं, बोले कि आपके पास प्रूफ है कि आपने 2008 में एसीआर भर के भेजी है। अच्छा, तो मुझे भर के भेजी, तभी तो आपने मुझे सीनियर स्केल ग्रांट किया है 2008 में। बिल्कुल सही बात है। आपने इस संबंध में लास्ट कोई प्रूफ नहीं है, तो कह रहे यहाँ तो है नहीं आपकी 2008 की, तो जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 2 साल लेट मिला है ना। चुपचाप बैठ गई। सुनिए, इस मैटर पे आपने लास्ट कम्युनिकेशन कब ओरिजिनेट किया था? 2000 मेरे पास सारी एप्लीकेशन है, अभी तो मैं लेके नहीं बैठी हूँ, पर है वो एप्लीकेशन जो मैंने ग्रीवेंसेस में दिया था। ममता मैम समय हो गया लगभग, एक आइडिया बता हाँ 2019 या 2018 या 19 में जब से ग्रीवेंसेस शुरू हुआ, मैंने लास्ट टाइम 2018 या 19 में दिया था, मेरे पास है वो एप्लीकेशन दी है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जी सर, आप जो है नेक्स्ट वर्किंग डे और 2 में अपने केस को एक बार फिर से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है।
और पुराना जो आपने रिप्रेजेंटेशन दिया उसका स्टेटस मांगिए और 1 महीना वेट करके आप चली जाइए कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए अच्छा, ऐसा अभी है, हम लोग कैट में तो सर चल ही रहे हैं क्योंकि हमारा तो ट्रांसफर हुआ है तो हम कैट में ही चल रहे हैं। तो ये मैटर भी कैट में चलेगा मैम। अच्छा मैम अच्छा, ऐसा एक मिनट, अभी मुझे सर एक चीज और याद आई है। अगर मैं उनको केवल इस तरह से एक एप्लीकेशन रखूं कि मुझे 2 इंक्रीमेंट लेट मिला है, जी तो वो अपने आप सर्च करेंगे क्यों मिला है। पहले मैंने सारा कारण लिख दिया था कि ये मेरी एसीआर नहीं भरी गई थी, ये वो सारा डिटेल लिख दिया था। अब मैं वो ना लिखूं, सीधी एप्लीकेशन डाल दूं तो वो सर्च करें। मैम देखिए ऐसा है कि जी सर। एक कानून है लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, जी उसमें हर चीज की एक लिमिटेशन है कि आप जो है किसी चीज को या किसी कॉज ऑफ एक्शन को आपको कब जो है उसको टेकअप करना है। अगर आप उस पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो वो टाइम बार्ड हो जाता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि आपने पहले अपना केस प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया हुआ है, अब आप जो है उसका रिमाइंडर देके या उसी रेफरेंस में जो है रिप्रेजेंट करके अपने उस कॉज ऑफ एक्शन को आप फिर से जो है जिंदा कर सकती हैं। और वो जब कॉज ऑफ एक्शन जो है रीअराइज हो जाएगा तो आप उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेके 1 महीना वेट करके कैट चली जाइए। आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाता है तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, फिर वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आएंगे। जहां पे आपको लगता है कि डिपार्टमेंटल जो रेमेडी समाप्त हो जा रही है, वहां पे आप जो है दरवाजा खटखटाइए कोर्ट ऑफ लॉ का। क्योंकि इसमें टोटल गलती मेरी नहीं, ऑफिस की ही गलती है। बिल्कुल, बट नेचुरली ऑफिस की गलती है। एसीआर भराना उनका काम है, उसको प्रॉपरली उसको ट्रांसमिट करना, कम्युनिकेट करना उनका काम है। आपका काम है केवल जो है अपना सेल्फ असेसमेंट और जो है दूसरी डिटेल्स भर के अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को दे दें। वो आपने दे दिया है और इसके लिए अगर आपसे बोलते हैं कि क्या प्रूफ है, तो ये आप बोल सकते हैं कि इसके और प्रूफ दिखाइए, कितने लोगों ने जो है एक्नॉलेज किया है अपार देने का या एसीआर देने का। जब आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को एसीआर या अपार देती हैं तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है वो कि हाँ भैया ये मिल गया, ये लीजिए इसकी आप रिसीट ले लीजिए। नहीं देता, कितने बचे दिन? ठीक है ना? नहीं देता सर, नहीं नहीं उस समय नहीं मैं देता था, इसलिए तो अब बोल देने रहा लगे हैं। हूँ, आप उस समय अपने नहीं केस देते थे। किसी को नहीं देते हैं मैम, किसी को नहीं दिया जाता है, ये प्रैक्टिस में ही नहीं है। आप आजकल तो जो है देते हैं फोटो कॉपी करके, अब देने लगे हैं सर। नहीं मैम, नहीं देते, अभी भी नहीं देते हैं। कहाँ हमें रिसीविंग नहीं हमारे मिलती, यहाँ हमारे यहाँ मिल गई है, ऐसी कोई रिसीविंग हमें नहीं मिलती है मैम, कोई हाँ, एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग नहीं मिलती है, फोटो कॉपी दे देते हैं बाद में उसकी, वो रिसीविंग तो नहीं देते हैं। नहीं देते हैं मैम। तो ये नहीं पता चलता ना कि आपने कौन सी तारीख में दी, आपके पास रिसीविंग कहाँ है। अगर वो कह देंगे नहीं दी तो फिर नहीं दी। हाँ, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी रिसीविंग नहीं है, सही कह रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। आप जो है आपने जो केस ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है उसका एक रिमाइंडर दीजिए और उसके बाद वेट कर लीजिए एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितनी आपकी इच्छा हो, कम से कम 1 महीना वेट करिए और सीधे कैट चली जाइए। अच्छा सर, एक बात और, एक दूसरा मैटर और है, अभी मैं लेके बैठी हुई हूँ। 2020 में ऑनलाइन एडमिशन्स हुए थे, तो हम लोग ने ऑनलाइन एडमिशन्स किए थे, क्लास 1 के सभी टीचर्स ने किए थे, और हम लोग फिर स्कूल भी गए थे ऑनलाइन मेल करके, फॉर्म्स को प्रिंट निकाल के और एडमिशन इंचार्ज को साइन करके वो फॉर्म्स हमने जमा कर दिए थे। बस अटेंडेंस रजिस्टर जो स्टाफ का होता है उसमें कुछ लोगों ने साइन कर दिए थे, और फिर बाद में ये हुआ कि कोविड चल रहा है, अटेंडेंस रजिस्टर में साइन नहीं करना है, तो 8-10 लोगों ने कर दिए जो पहले पहुंचे, बाद के लोगों ने नहीं किए। मतलब वो बहुत से लोगों ने नहीं किए थे जिनको उस दिन ऑल्टरनेट 40% या 50% स्टाफ के अनुसार जाना था। अब हमारी तो सैलरी जो डे कटता है वो हमारा कट गया 2006 रुपए, क्योंकि हम उसमें एब्सेंट मार्क्स शो किया गया कि हम लोग अगस्त में एब्सेंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सर, उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस कटा था क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर में एक दिन के भी साइन उस समय नहीं हुए। तो मैम का कहना है कि वो एडमिशन कमेटी में थे और स्कूल जाते थे, काम करते थे, लेकिन क्योंकि अटेंडेंस पूरा किया तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिला उस महीने का। जबकि हम लोगों ने 31 तारीख को एनरोलमेंट रजिस्टर पे हम लोग साइन करते हैं, और तब भी किए थे, उस समय भी किए थे, पर पता नहीं क्यों माना नहीं।
तो आपने एडमिशन कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें आपके सिग्नेचर्स है ना? था पर एडमिशन इंचार्ज वालों ने पता नहीं वो रजिस्टर कहाँ कर दिया, वो उनसे गायब ही हो गया। एक जगह साइन लिया था उस समय, सबने साइन किया था, हमने जो फॉर्म वेरीफाई किए, फॉर्म्स पे भी हमारे साइन है। तो फॉर्म्स पे साइन है तो वो डीम किया जाएगा कि आप प्रेजेंट थे वहाँ पे। हाँ, फॉर्म निकलवाना पड़ेगा। हाँ, फॉर्म निकलवाना पड़ेगा मैम, उसकी कॉपी ले लीजिए आप फॉर्म की एंड तब उसको मैडम आपको कुछ नहीं निकलवाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए सर्विस में, नौकरी में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग की टेंडेंसी है कि अगर हमको कुछ चाहिए तो हम लोग पहले ही जो है पॉलिसी देखने लगते हैं, ठीक है, पहले ही डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने लगते हैं। ये फंडा क्लियर रखिए, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है उस इशू को जो है यू रिड्यूस इट टू राइटिंग और दे दीजिए। पॉलिसी देखना उनका काम है, आपका काम नहीं। कॉर्पोरेटिव डॉक्यूमेंट्स देना उनका काम है, आपका काम नहीं। हम लोगों की प्रिंसिपल ने इस मामले में हमारा सपोर्ट किया था और एग्जामिनेशन इंचार्ज ने भी किया था, पर शायद कुछ हुआ नहीं, अल्टीमेटली हमारा कट ही गया वो पैसा, कट ही गया। ये किस ईयर की बात है? 2020 कटा तो अभी अप्रैल में 2000 फरवरी 23 में कटा है। वो प्रोसेस लंबा चला है, वो प्रोसेस प्रिंसिपल ने भी कोऑपरेट किया है, एप्लीकेशन मिली है, पर फिर भी कट ही गया वो। आप मैडम से मेरा नंबर लेके मुझे संपर्क करिएगा, हम आपको दिलाएंगे। हाँ ठीक है सर। और उसके लिए मैं सर प्रिंसिपल को फिर से डालूं क्या, या आरओ के थ्रू प्रॉपर चैनल? आप जो भी डालिएगा मुझे दिखा के मेरी एडवाइस से डालिएगा, हम आपको दिलवाएंगे। ममता मैम आप से बात कर लीजिएगा बाद में और अपना जो है मैटर आपको करके फिर एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। नीना खत्री मैम कुछ कहना चाह रहे हैं। नीना खत्री मैम आपका क्या इशू है? मम्मी को नीना खत्री मैम। जी हाँ मैडम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मेरा ये कहना है कि